व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। इसको हम वन शॉट में करेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर के साथ साथ किताब को भी खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, टेंशन लेने वाली बात ज़्यादा नहीं है। चलिए लेट्स बिगिन। तो सर हम लोगों ने कितने मैनेजमेंट के कौन कौन से अलग अलग फंक्शंस देखे थे? तो मैनेजमेंट के सर 5 फंक्शंस थे। कौन कौन से फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या हुआ? चीज़ें प्लान हो गई। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए। स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग में हम सही जगह पे सही इंसान को लगाते हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो? डायरेक्टिंग में आप डायरेक्ट करते हो, वहाँ पे काम एक्चुअल में शुरू हो जाता है। आप गाइड करते हो, सुपरवाइज करते हो, मोटिवेट करते हो। अब कंट्रोलिंग क्या है? दिस इज द लास्ट हमारे पास फंक्शन, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि जो हम काम करना चाह रहे थे, जो हमारे गोल्स थे, जो प्लानिंग में हमने सेट किए थे, क्या उसके अनुसार काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल में ये चेक करते हैं कि एज पर प्लान हम इतना बड़ा फंक्शंस देखते आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्या उसके हिसाब से काम हुआ है? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग है क्या? इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे कंट्रोल सिस्टम के बिना अपने गोल अचीव नहीं कर सकती। अच्छा कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम का काम ही ये है कि टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि एज पर प्लान काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो कंट्रोलिंग क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी है? जो आप एक्चुअली में आपने कैसा काम किया है। और प्लान्ड परफॉर्मेंस का मतलब कि आपने साल के शुरू में या जब भी आपने टारगेट सेट किए थे वो करे क्या है। यू हैव टू कंपेयर। ठीक है, अगर कोई कमी आती है, इफ देयर इज एनी डेविएशन, डिफरेंस, कोई ऐसी कमी आ रही है, तो फिर हम रीजन ढूंढते हैं कि वो कमी क्यों आई और फिर उसको ठीक करते हैं। इसका मतलब जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो या तुम अपना एग्जाम भी ले लो, तुमने तैयारी करी ना, अब जब तुम्हारा हाफ ईयरलीज होते हैं तो आप वहाँ पे चेक करते हो कि हाफ ईयरली में नंबर कैसे आए, क्या एज पर प्लान जो साल के शुरू में सोचा था वैसे आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो कमी रही तो क्या कमी रही है उसको ठीक भी करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ताकि फिर प्री बोर्ड्स अच्छे हों, फिर बोर्ड्स अच्छे हों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। एज पर प्लान्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही मेक श्योर करना होता है। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग देखो, फीचर्स में बहुत सिंपल है। सबसे पहला फीचर आता है कि ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। सर गोल ओरिएंटेड का मतलब कि यही तो मेक श्योर करता है कि गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलो द प्लान, कि सब लोग प्लान फॉलो कर रहे हैं, जो उन्हें काम दिया गया था उतनी ही एनर्जी के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं और टारगेट के पीछे हैं। तो कंट्रोलिंग आपका गोल पूरा करके देता है। कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब वही, जैसे प्लानिंग परवेसिव था, भैया सब प्लान करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम भी परवेसिव होगा, सबको चाहिए, चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लब हो, लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, हॉस्पिटल है, एक एनजीओ है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबको जैसे प्लानिंग चाहिए तो फिर कंट्रोलिंग भी चाहिए। भैया चेक तो करना पड़ेगा ना कि काम हो रहा है या नहीं ठीक से। कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली द टास्क ऑफ टॉप लेवल बट ऑल्सो मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स। हर लेवल पे चेक किया जाता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग में हम पीछे भी देखते हैं और कंट्रोलिंग में हम आगे भी देखते हैं। सर पीछे क्यों देखते हैं? भैया पीछे कितने प्लान बनाए थे वही तो देखना पड़ेगा। अब जब तुम्हारे हाफ ईयरली के रिजल्ट आएंगे तो तुम पीछे देखोगे ना कि साल के शुरू में क्या सोचा था, कितने नंबर आने चाहिए, और फिर जो कमी निकलेगी फिर आगे की सोचोगे कि अब ये कमी सही करनी है, सुधारनी है। तो पीछे भी देखा और आगे भी देखा, है ना। वो देखा तुमने मीम, पीछे देखो पीछे, तो पहले पीछे देखो और फिर आगे देखो, आगे की सोचो कि अब गलती जो हुई है उसको कैसे सुधारना है ना। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस को देख के एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। और फॉरवर्ड लुकिंग क्या है? क्योंकि यहाँ पे खत्म नहीं होता सिर्फ कंपैरिजन से, अब आपको मेजर्स लाने हैं जिससे आप सही कर पाओ चीज़ों को। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
कॉन्टिन्यूस का मतलब बच्चों ख़त्म नहीं होता। जैसे प्लानिंग चलता रहता है, एक के बाद एक नया प्लान बनता है, तो कंट्रोलिंग भी एक के बाद होगी। हर प्लान के साथ कंट्रोल चलेगा ही चलेगा, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। अभी हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, ठीक है, डन है। कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक पूरा, ताकि आपको बता रहे कौन कौन से हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा ना, तो आपके गोल्स अचीव होंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान लेजी नहीं होगा। आप टारगेट्स चेक करते रहोगे, आप एक डंडा करके रखोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया ठीक से कर। कोई इंसान डीमोटिवेटेड है तो उसको मोटिवेट कर दोगे आप डायरेक्टिंग में, फिर आप उसको दिखाओगे कि यार देख ये तेरा टारगेट था, तू नहीं कर पा रहा, तू स्लो चल रहा है, तू फास्ट चल। तो जब अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है ना, तो फिर यही तो इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज की। जब आप अच्छी टेस्ट सीरीज देते हो बोर्ड से पहले, तो फिर बोर्ड्स अपने आप अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। उसके बाद कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप ये चेक करते हो कि कितने एक्यूरेटली आपके स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब प्लान्स। आप जो प्लान्स को फॉलो कर रहे हो वो कितनी एक्यूरेसी के साथ, आपने जो कसम खाई थी कि इस साल 12th की शुरुआत से ही इस साल फोड़ देंगे, इस साल इतना पढ़ेंगे पूरे नंबर लेके आएंगे, क्या उतनी एक्यूरेसी के साथ सच में पढ़ भी रहे हो अभी तक, ये भी तो चेक करना पड़ता है। तो यही कंट्रोलिंग का काम है। थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स आर एक्यूरेट और नॉट। क्या मैंने अपने लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं रख लिया? अगर मैं 60% वाला बच्चा हूँ, मैंने अपने लिए 100% कहीं बहुत बड़ा तो नहीं रख लिया? यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब आपके पास एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है तो वो एक प्रॉपर आई रखता है हर चीज़ पे कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्टेज तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, टाइम पास तो नहीं कर रही लेबर खाली बैठ के, तो ये सब चेक करना पड़ता है। लाइक ट्रैफिक सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपको गाइड करता है ना हर जगह, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, तो इफेक्टिव यूज होता है रिसोर्सेज का। आई एम सो सॉरी। इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन, कंट्रोलिंग में अगर आपका एम्प्लॉई कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहा है या वो गलत चल रहा है, तो एक मैनेजर उसकी हेल्प करता है कि भैया ये गलत है, इससे सीखो, इसमें इम्प्रूव करो, फिर आगे चलो। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमेशा आपको हेल्प करेगा आपके एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेटेड रखने में, और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हमेशा अच्छा काम करते हैं, राइट। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन हमेशा बना रहेगा। एक फियर होगा, एक डर होगा, लोअर लेवल को मिडिल लेवल का, मिडिल लेवल को टॉप लेवल का, और एक प्रॉपर हायरार्की के साथ काम हो रहा होगा। तो एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की वजह से हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में फियर, एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है। फियर का मतलब ये नहीं है कि डंडे मारने हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जो आपका सुपीरियर होगा उसका डर रहता है आपको, है ना। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सिस्टम helps the subordinate under check and make sure they perform their functions efficiently. Effective control system करेंगे इसको, coordination system क्या हो। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम आपको मदद करता है कि आप सबॉर्डिनेट्स के ऊपर एक नज़र रख पाओ और उनको अच्छे से काम करवा पाओ। लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन बना रहना। कोऑर्डिनेशन बना रहना का मतलब फिर से वही बात है, कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में बनी रहे, हर लेवल में बनी रहे। तो जो मैनेजर है जब वो कंट्रोलिंग करता है तो वो चेक करता है कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं नेगेटिव एटीट्यूड तो बिल्ड नहीं हो रहा, तो ये सब का ध्यान रखता है, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड द वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंगली टू प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे, कंट्रोलिंग प्रोसेस, और उसके बाद हमारा बचेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हमारा बचेगा कंट्रोलिंग और प्लानिंग में रिलेशनशिप। सबसे पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, आ जाओ। कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लानिंग चाहिए ना, मतलब सबसे पहले तो यू नीड परफॉर्मेंस टारगेट्स यानी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो आप सबसे पहले एक गोल चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है भैया, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया पे जज करोगे ना, तो टारगेट दो सबसे पहले। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना।
स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके खिलाफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। सही है। स्टैंडर्ड्स दो तरीके से सेट किए जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं? जो क्वांटिटी में होते हैं, जैसे खर्चा कितना आएगा, पैसा कितना कमाओगे, तो ये अमाउंट में है ना, नंबर में है ना। क्वालिटेटिव होते हैं जो अमाउंट में नहीं होते, जैसे आपकी गुडविल अब हमें इंप्रूव करनी है, मोटिवेशन इंप्रूव करना है, तो अब कितने रुपए का मोटिवेशन, कितने रुपए की गुडविल, इसकी बात नहीं हो सकती। गुडविल एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना। सिमिलरली कौन कितना मोटिवेटेड है, यू कैन ओनली फील, राइट। तो दो तरीके से स्टैंडर्ड सेट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करो, एक मैनेजर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो दोनों ही तरीके से सेट करे, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स हमेशा स्पेसिफिक हों। स्पेसिफिक का मतलब जो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है, मेजरेबल हो, आप उनको मेजर कर पाओ, सही है। उसके बाद टाइम बाउंड हो, एक समय में पूरा होना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और रेलेवेंट हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रेलेवेंट होने चाहिए, है ना, और अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल का मतलब जो आप अचीव कर पाओ, ये नहीं कि आपने अनरियलिस्टिक सा टारगेट रख दिया। तो ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। सर स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो। योर स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरी बात, जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सर फ्लेक्सिबल का मतलब कि थोड़ा बहुत आप उसमें चेंजेस कर पाओ समय के साथ, है ना। आपने कोई ऐसी चीज़ रख ली जो आपको बहुत ही अनरियलिस्टिक सी लग रही है, तो आप उसको चेंज कर दो इमीडिएटली। थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल टू बी मॉडिफाइड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड सेट हो गए, अब मेजरमेंट करो एक्चुअल परफॉर्मेंस का। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करो कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप एक्चुअली कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद यू जस्ट हैव टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो गई, फिर आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। बट सबसे पहले मेजर कैसे करते हो? आफ्टर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई इज मेजर्ड। आप सबसे पहले मेजर करते हो। मेजर करने की बहुत सारे तरीके हैं, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हो आप एम्प्लॉई का, बहुत सारी रेशियोज होती हैं जो आप अकाउंट्स में ही पढ़ के आए हो भाई। जीपी रेशो से जीपी चेक कर लो, नेट प्रॉफिट रेशो से नेट प्रॉफिट चेक कर लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लो, आरओआई चेक कर लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो कितना कुछ इंपॉर्टेंट है ना। इन सब से आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक मैनेजर की आँख ही बहुत होती है देखने के लिए, है ना। एक एक्सपीरियंस मैनेजर देख के बता देता है काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है ना। ऑब्जर्वेशन ही बहुत होता है। सैम्पल चेकिंग, आप सैम्पलिंग कर सकते हो, थोड़ा सा काम उठा के, जैसे मम्मी करती है घर में। आपने देखा कभी भी जब चावल बॉईल हो रहे होते हैं तो मम्मी कई बार उसको हिला के 2 चावल निकाल के देख लेती है कि हो गए या नहीं हो गए। अगर वो 2 हो गए तो इसका मतलब सारे हो गए। सैम्पल चेकिंग ही तो है वो। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे, फिर मेजरमेंट करा कि एक्चुअल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर का मतलब आप देखोगे कि भैया क्या टारगेट रखा था और कितना हमने किया। तो यू हैव टू कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब अगर आपकी एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस मिल गई, यानी दोनों मैच कर गई, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है कि बढ़िया बात है यार, जो टारगेट सेट किया था वो हो गया, अगली साल टारगेट और इससे बेटर सेट करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर कमी निकालो, क्या कमी है उसको एनालाइज करो, फिर उसको ठीक भी करो। ये आगे चलेगा फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे? आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द परफॉर्मेंस, इफ देयर इज अ मैच कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मिसमैच है तो डेविएशन ढूंढो, यानी कमी ढूंढो, उसके बाद उसका कारण ढूंढो। अगर डेविएशन माइनर है तो इग्नोर किया जा सकता है, अगर मेजर है तो फिर टाइमली एक्शन लेना है, सही है। नेक्स्ट होता है बच्चों एनालाइजिंग द डेविएशन, यानी जो कमी आई है अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने की बेटा हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, एक को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरी को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर ये टेक्निक किस चीज़ की हैं? इनको भी हम ये बोलते हैं कि कंपैरिजन करने की, एनालाइज करने की, किस तरीके से आप जो आपकी कमी आई है उसको कैसे एनालाइज करो। तो एक तो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है बच्चों कि आप की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करो, KRAS। की रिजल्ट एरियाज का मतलब कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो, जो आपके हाथ में नहीं है आप उसकी वजह से परेशान मत हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि भैया 2 चीज़ें महंगी हो रही हैं,
एक तो आपका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और एक आपके पोस्टल चार्जेस महंगे हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है यार रॉ मटेरियल तो मैं कहीं और से भी ढूंढ सकता हूँ, अगर मेरी प्रॉफिट नहीं बन रहे तो मैं किसी और सप्लायर से रॉ मटेरियल ढूंढता हूँ, शायद कोई और सस्ता दे दे, तो ये मेरे हाथ में है। लेकिन पोस्टल चार्जेस तो सरकारी हैं, जिस ट्रेन से सामान जाता है अब वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई और ट्रेन तो है नहीं कि भैया आप किसी XYZ किसी और ट्रेन पे चलते हैं, ट्रेन तो एक ही है हमारे देश में, राइट। तो इस सिनेरियो में ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है वो बोलता है अब इसको छोड़ो, इस पे फोकस करो, इसके चक्कर में परेशान मत हो, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कीपिंग अ फोकस ऑन सम की एरियाज एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज तो फिर उसको अटेंड करो, सही है। की एरियाज कौन से होते हैं, जिनका इम्पैक्ट होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिना की एरियाज के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, इनका पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट में बी मोर ट्रबलसम दैन 15% इन पोस्टल चार्जेस। अब देखो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए भैया लेबर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो अगर बढ़ रहा है तो वो उनके लिए ज़्यादा ट्रबलसम है। पोस्टल चार्जेस तो यार उनके हाथ में नहीं है, वो चीज़ उनके लिए इतनी ट्रबलसम नहीं है, समझे। दूसरा टेक्निक कौन सा होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, आप एक रेंज डिसाइड कर लो, ठीक है, या फिर आप एक लिमिट डिसाइड कर लो कि आपका डेविएशन कितना हो सकता है। सपोज मैंने बोला कि मुझे भैया 40 यूनिट तैयार चाहिए, अब इसमें अगर 5% तक का फ्लक्चुएशन है तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने 40 यूनिट का टारगेट दिया था, तो अगर किसी ने 2 यूनिट तक कम बनाया ना, किसी ने 39 बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये नहीं कि उसे मैं मारूं या उसे परेशान करूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलेगा। तो मेरे लिए 5% तक का फ्लक्चुएशन मैंने बोला कि ठीक है, इतना मेरे लिए बेयरेबल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं। तो ये टेक्निक क्या बोलता है, जब आप डेविएशंस एनालाइज कर रहे हो तो आप देखो कि जो चेंजेस हैं या जो कमियां हैं अगर वो आपकी बेयरेबल लिमिट के अंदर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बेयरेबल लिमिट से बाहर जा रही हैं तो फिर आप इमीडिएट एक्शन ले लो। देखो क्या लिखा है, इट मीन्स दैट एक मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ करने की कोशिश करता है, इट एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, अगर कोई डेविएशन आपकी स्पेसिफिक रेंज से बाहर है, ठीक है, तो फिर आप उसको इमीडिएटली हैंडल करो, और जो छोटा छोटा डेविएशन है उनको आप इग्नोर कर दो। मैंने आपको वही बोला कि आप क्या करो, आप एक लिमिट बना लो, उस लिमिट के अंदर अगर कोई चीज़ है तो आप उसको आराम से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिमिट से बाहर जा रही है तो फिर उसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है व्हेनेवर यू एनालाइज डेविएशन। लास्ट आता है बच्चों टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब होता है कि अब आपको सही करनी है चीज़ें, यू हैव टू टेक ऑल द करेक्टिव एक्शंस। अगर कोई बहुत मेजर डिफरेंस रहा है, बहुत बड़ी कमी हुई है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, जब हम कंपेयर करते हैं किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजंस फॉर सच डेविएशंस। अगला स्टेप होता है कि आप रीजन ढूंढोगे उन डेविएशंस का, ठीक है, कि बेसिकली क्या कारण था, सही है, दिक्कत क्या थी, क्यों आया, सही, और फिर हमें उसको दूर करना है। यू हैव टू टेक ऑल द करेक्टिव एक्शंस ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वापस आ जाए ट्रैक पे, सही है। करेक्टिव एक्शंस में क्या क्या हो सकता है, करेक्टिव एक्शंस में हो सकता है, देखो अगर कोई बहुत ही माइनर सा डेविएशन था तो फिर उसको सेम चलने दो, ठीक है, या फिर मेजर था तो आप रीडिज़ाइन करो प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज को, अगर वो मैच नहीं हो रही है। तो करेक्टिव एक्शंस का मतलब होता है बेसिकली हर तरीके से कोशिश करना कि जो भी मिसमैच है, जो भी कमियां हैं वो सब दूर हो और आप बिल्कुल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक पे ले आओ। ये हमें इसमें लिख के आना है। परफेक्ट हो गया जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, फिर मेजरमेंट करना है परफॉर्मेंस का,
उसके बाद कंपेयर करो दोनों को, डेविएशंस आए तो एनालाइज करो, चाहे आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से कर सकते हो, चाहे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में करेक्टिव एक्शंस ले लो, ठीक हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे चलता है। तो हम बोलेंगे यार देखो, प्लानिंग और कंट्रोलिंग ना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक तरीके से एक साथ चलते हैं। देखो, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किसकी करोगे, कंट्रोलिंग नहीं होगी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा प्लान के हिसाब से काम हुआ है नहीं हुआ है। तो दोनों की ज़रूरत है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। देखो, कंट्रोलिंग के बाद ही फिर से मैनेजमेंट साइकिल शुरू, फिर प्लानिंग पे आ गए। प्लानिंग खत्म कहाँ पे होगा, बेसिकली कंट्रोलिंग पे जाके। तो ये पूरा सर्कल है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी, ये कभी खत्म होंगे ही नहीं। क्या लिखा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, अगर आपके क्वेश्चन आ गया ना व्हाट इज द रिलेशनशिप, सारे पॉइंटर्स लिख के आना। ठीक है, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम इनसेपरेबल ट्विन्स बोलते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख देना, प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख के आना, फिर आप लिख के आना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ प्लानिंग होगी अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो बेकार। कंट्रोलिंग सिर्फ आप कर ही नहीं सकते हो। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर ऑलवेज को एग्जिस्टिंग, दे हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर। कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, है ना। और अगर कोई प्लान्ड परफॉर्मेंस ही नहीं होगा तो फिर कंट्रोलिंग मैनेजर क्या करेगा, राइट। वहीं पे प्लानिंग फंक्शन कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्लान सिर्फ पेपर पे नहीं बनाए जाते, उनको फॉलो भी किया जाता है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही तो मेक श्योर करता है कि प्लान्स फॉलो हो रहे हैं, अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोनों ही फंक्शंस इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। सर कंट्रोलिंग तो अभी आपने बताया, कैसे बैकवर्ड लुकिंग, कैसे फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग कैसे। देखो सोचो, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये तो आपने पढ़ा था कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, भविष्य की होती है, आज की कोई प्लानिंग नहीं करता। लेकिन जो आप प्लानिंग करते हो, क्या प्लानिंग करते टाइम आप देखते हो कि पिछली बार प्लान्स क्या थे। हमें कोई इवेंट करना था, सपोज हमने अपना डीसी इवेंट किया। डीसी आपको पता होगा हमारी ऐप है जिसपे हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। तो हम हर साल जो हमारे बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं उनको हम अवॉर्डेड करते हैं, उनको हम अवार्ड देते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो हम लोगों ने इस साल जब हमारा इवेंट किया था, ये हमारा सेकेंड ईयर इवेंट था, हमने पहले ये चेक करा कि पिछले साल हमारे से क्या क्या कमी रह गई थी। तो प्लानिंग करते टाइम हमने पीछे देखा ना कि क्या कमी रह गई थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, फिर हमने आगे की प्लान करनी शुरू करी। तो प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। और कंट्रोलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले प्लान्ड परफॉर्मेंस से चेक करना यानी पीछे देखना, फिर डेविएशंस एनालाइज करके करेक्टिव एक्शंस लेना यानी आगे की सोचना। तो देखो क्या है, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि वो पोस्टमार्टम है पास्ट एक्टिविटीज का, राइट। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमेशा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ही नई प्लानिंग होती है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ कंपेयर करने पे खत्म नहीं होती, करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं फ्यूचर में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। तो क्या क्या, पहले मीनिंग लिख दोगे, फिर दोनों इंटरडिपेंडेंस इंटरलिंक्ड बता दोगे, फिर दोनों फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग बता दोगे। उसके बाद जो आप नेक्स्ट बताओगे वो आप बताओगे कि जो प्लानिंग है वो प्रेस्क्रिप्टिव है। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब लिखित में होती है ज़्यादातर, मतलब आपने प्लान्स बनाने हैं पेपर पे, मेनली ये काम करना है। कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएटिव का मतलब होता है आपको इवैल्यूएशन करना है, दिमाग लगाना है, देखना है कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। एंड कंपैरिजन टू प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, जबकि कंट्रोलिंग चेक करता है क्या सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग। जो कंट्रोलिंग है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है, और वो स्टैंडर्ड्स किसने डेवलप करे होते हैं, प्लानिंग ने डेवलप करे होते हैं। तो देखो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कंट्रोलिंग के लिए। एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग ब्लाइंड है। ठीक है या नहीं है। तो ये आप रिलेशनशिप लिख के आ सकते हो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में,
इसके बाद फीडबैक, एक छोटा सा पॉइंटर आता है कंट्रोलिंग में कि कंट्रोलिंग फंक्शन करेक्टिव एक्शन लेने पे ख़त्म नहीं हो जाता, यानी अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया वहीं ख़त्म नहीं हो गया। उसके बाद आपको एक फीडबैक लेना पड़ता है। फीडबैक का मतलब आपको लास्ट में देखना पड़ता है कि क्या क्या कारण रहे थे, डेविएशंस, कमियां क्यों रही थी, क्या क्या हमने किया, कैसे किया। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, ज़्यादा आपसे फीडबैक के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीडिंग लगा लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है। फीडबैक बेसिकली मदद करेगा अगली बार प्लान्स बनाने के लिए, सही है। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज़ और जेंटलमैन, हमारा कंट्रोलिंग समाप्त और हमारा फर्स्ट किताब पूरा का पूरा समाप्त। आई होप इससे आपके हाफ ईयरलीज बहुत अच्छे हो जाएंगे। देन वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर प्री बोर्ड्स और फिर बोर्ड्स की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।